नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए दृष्टि के द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। वीडियो बड़ी न हो, इसलिए अभी सिर्फ 50-50 प्रश्नों का संग्रह बनाकर वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए नर्मदा नदी सही है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जिसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत पर अमरकंटक शिखर से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। अगर बाकी की नदियों की बात करें तो गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, जो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। और बात करें कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से होता है। ये तीनों नदियाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सुपोषण सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं नंदप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। महानदी और अलकनंदा नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा की बात की जा रही है, तो नाथुला दर्रा दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। और बाकी के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 3 दर्रे और हैं उत्तराखंड में, जिसको जाना जाता है लिपुलेख। एक है लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, नीति, और एक दर्रा है माना। ये 3 दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड में हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जिनका नाम सिपकिला है, रोहतांग और बाड़ालाचा है, माफ़ कीजिएगा, बाड़ालाचा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा के अलावा एक और दर्रा है जिसका नाम जेलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दर्रा हैं, एक का नाम यांगयाप दर्रा है और दूसरा बोमडिला है। यांगयाप दर्रा ये वो दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दिया हुआ है किशनगंज, औरंगाबाद, अरवल, मधुबनी और ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दिए हुए विकल्प में ए जो है किशनगंज सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? दिए गए विकल्पों में लूनी नदी एक अल्पकालिक नदी है जो कि राजस्थान में बहती है और यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जो विकल्प दिया गया है वीवी निबंकर, एमएस स्वामीनाथन, बलदेव सिंह ढिल्लो या कृष्ण स्वामी रमैया। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी एमएस स्वामीनाथन सही होगा। इन्हें ही भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो विकल्प दिया गया है वनस्पति प्रकार, अक्षांश, औसत वर्षा, समुद्र तट से निकटता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही होगा। औसत वर्षा किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ई जो है सही है, और इसमें भी विकल्प ई में उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ और
उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बिहार से नहीं लगती है। बाकी पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा जो है वो बिहार से लगती है। ठीक है, तो बाकी 2 ऐसे राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जिनकी सीमा बिहार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न पूछा गया है मानव विकास की अवधारणा किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? बलथर मृदा के बारे में बताना है। बलथर मृदा है क्या? आइए देखते हैं, एक एक विकल्पों को पढ़ते हैं। विकल्प ए है, यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के बीच विकसित हुई है। ये सही है, विकल्प सही है। विकल्प बी है, यह कम उपजाऊ है तथा इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। यह भी विकल्प सही है। विकल्प सी है, इस मृदा की प्रकृतिक अम्लीय है तथा इसमें रेत और बजरी अत्यधिक पाई जाती है। ये विकल्प भी सही है। अगला विकल्प है, यह मृदा लाल तथा पीले रंग की होती है। यह मृदा लाल तथा पीले रंग की होती है। ये विकल्प भी सही है। अर्थात इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, इस मृदा का लाल रंग लौह तत्व की अत्यधिकता होने के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दिए गए विकल्पों में अगर देखा जाए तो विकल्प ए और विकल्प बी सही है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सही उत्तर ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और अगर पूरे विश्व में बात करें तो ये 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कुल विश्व में ये कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत में 8 किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं और वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से भारत में कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे मित्र में मी जो है वह मिजोरम को दर्शाता है, त्रिपुरा को दर्शाता है, पश्चिम बंगाल को दर्शाता है, राजस्थान को दर्शाता है, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश, छा यहाँ पे छत्तीसगढ़ को दर्शाता है, जबकि झाड़ जो है वो झारखंड को दर्शाता है। इस तरह से कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया? तो सिंपल सा इसका जवाब है विकल्प डी, 1972 1972 में चंपारण को 2 जिलों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही होगा और पातालिक या प्लूटोनिक शैल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक में? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी बिहार में सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सी है? तो ऑप्शन नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सिंपल सा सवाल है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है?
ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो जिलों का नाम क्या क्या है? अररिया है, सिवान, बक्सर, गोपालगंज। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए इसका सही होगा। अररिया उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, बल्कि जबकि सिवान, गोपालगंज और बक्सर उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? देखिए दोस्तों, अगर इसको वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो अंटार्कटिक ध्रुव है वह एक प्रकार से मरुस्थल है। तो वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाएगा तो अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन जो प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी इन्हीं दिए गए विकल्पों में से कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इस हिसाब से विकल्प ए जो है सहारा मरुस्थल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन है? आसान सा सवाल है और आसान सा इसका आंसर भी है। यूएई पहला अरब राष्ट्र है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? भारत के भीतर जो पूरी तरह स्थित है वो नंदा देवी पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो ये इसका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बिहार राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बिहार राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो प्रश्न ये है कि यह अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, उत्तर प्रदेश में पुराने 4000 वर्ष का एक पुराना शिल्प गांव के अवशेष के रूप में पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दिए गए विकल्प हैं भारत और चीन, विकल्प बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, विकल्प सी भूटान और भारत, विकल्प डी भारत और पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और बाकी के देशों की बात करें, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 24 अप्रैल 1914 को किया गया था। 1914 को इसका निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक सीमा है जिसका नाम है डुरंड सीमा रेखा है। इसका निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले हो चुका था। और भारत और भूटान की बात करें तो भारत और भूटान के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है, बल्कि भूटान जो है 699 किलोमीटर की अपनी सीमा भारत के साथ साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा जो है भूटान भारत के साथ साझा करता है। भारत और भूटान के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। और इसमें कुछ अगर बात करें जैसे कि राजकीय फूल, तो बिहार का राजकीय फूल के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? एरोपोनिक्स कहा जाता है। विकल्प बी सही होगा, एरोपोनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर से दिए गए विकल्पों में कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प ई जो होगा सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं, फ्रांस, स्पेन, लीबिया, साइप्रस, ये भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, इसीलिए विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी मढ़ौरा सही होगा। बिहार का पहला चीनी कारखाना मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, जो सारण जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी जो है कोसी नदी को, विकल्प बी सही होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो जिसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये नदी तिब्बत, नेपाल और बिहार में लगभग 74,500 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ई सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ई जो है उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? आसान सा प्रश्न है और आसान सा सवाल का इसका उत्तर भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? विकल्प है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी बिहार। सिमरी झील बिहार राज्य में है, जिसका आकार जो है घोड़े की नाल की आकार का है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? विकल्प दिया गया है ए सैंडल पिक, माउंट लूथियर, या माउंट हैरियट, या माउंट डियावोलो। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही है। सैंड पिक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 732.12 मीटर है। ठीक है, और बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान समूह में लगभग एक तरह से देखा जाए तो अंडमान समूह में 324 द्वीप हैं। ठीक है, 324 द्वीप हैं, जिनमें से 20 द्वीपों पर लोगों का निवास है। ठीक, 20 द्वीपों पर लोगों का निवास है, तो ये हो गया अंडमान का। और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इस समूह में टोटल 24 द्वीप हैं, जिनमें से 13 द्वीपों पर लोगों का निवास है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 हैं, क्या हैं? दिए गए विकल्पों में ये महासागरीय पौने हैं। ये महासागरीय पौने दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये पृथ्वी अगर बनाई जाए तो ये हम जैसे जानते हैं भूमध्य रेखा हो गया, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 है, ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पौने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू से जुड़े हुए हैं? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मलक्का जलडमरू से जुड़े हुए हैं। इस जलडमरू की लंबाई की अगर बात करें तो यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है और यह कीप के आकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ मेस्ता, चाय, खेसारी, मिर्च, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
दिए गए विकल्पों में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प ई होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है और यही एक ये कह सकते हैं ये रीजन भी है, क्योंकि कृषि का एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ये सभी फसलें उपजाई जाती हैं, सभी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसका सही क्रम बताना है। और पहले तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे भारत का नक्शा ड्रॉ करते हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे है ये, ऐसे कुछ करके भारत का नक्शा एक ये जो पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ से जो ऐसे ये है पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक के भाग को पश्चिमी, ये वाले पोर्शन को पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो इसी में है, इसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसके सही क्रम को हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ दर्शाना है, बताना है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है वो सही होगा। मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट। केनरा तट को करावली तट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है। विकल्प है फांग, झूम, फैजेंडा, मिल्पा या विकल्प ई निम्न में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी फैजेंडा सही है, क्योंकि यह स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं बल्कि ये एक वृक्षारोपण का प्रकार है। वृक्षारोपण का प्रकार है जो कि कहाँ पर, ब्राज़ील में फेमस है, ब्राज़ील में प्रचलित एक तरह की प्रकार है वृक्षारोपण का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी जो है जापान सही है, क्योंकि ये जो कांतो मैदान है ना, ये जापान के होन्शु द्वीप पर, एक तरह से ये होन्शु द्वीप पर जापान में स्थित जापान का सबसे विस्तृत तराई वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा देश है जो सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दिए हुए विकल्पों में विकल्प डी बांग्लादेश सही होगा। बांग्लादेश सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? विकल्प है ए बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए अर्थात बिहार राज्य सही है, और यह परियोजना बिहार राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? तो इसका नाम है सीतामढ़ी जिले में इस सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए कपास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एक एक करके विकल्पों को हम देखेंगे। विकल्प ए है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ, जिसका मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका स्थानांतरण तो ये सही है। ऑप्शन बी है ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी है मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो दिए गए प्रश्न में ऑप्शन ए बी सी डी के सही होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है धारवाड़ शैल क्रम, कडप्पा शैल क्रम, विंध्य शैल क्रम, द्रविड़ शैल क्रम या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक।
तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत में अधिकांश जो सैलक्रम है वो जो कोयला भंडार हैं वो गोंडवाना सैलक्रम में पाए जाते हैं, गोंडवाना सैलक्रम में पाए जाते हैं, जो कि लगभग जिसका लगभग 98% यानी कोयला भंडार, भारत के कुल कोयला भंडार का 98% इस गोंडवाना सैलक्रम से प्राप्त किया जाता है। ये गोंडवाना सैलक्रम किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, मध्य प्रदेश की दक्षिणी भाग, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम में इसका फैलाव है और भारत का कोयला भंडार का लगभग 98% इसके द्वारा फुलफिल किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।